तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की आपकी जो सोशल साइंस है, कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी की आपकी जो बुक है, आज हम उसका चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हमारे चैप्टर 1 का नाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और ये जो अध्याय है कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी बुक जहां कहीं भी चलती है, मध्य प्रदेश राज्य के सारे बच्चे, उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चे, बिहार राज्य के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, जम्मू कश्मीर के बच्चे, जिस किसी भी राज्य में, है ना, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे एनसीईआरटी की बुक चलती है, जिस किसी भी राज्य में एनसीईआरटी की बुक चलती है, वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग को भी वाली किताब पढ़ना पड़ता है। तो वो उन लोगों के लिए भी किताब है। ये किताब सभी लोगों के लिए, और जिन लोग को अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना है, एनसीईआरटी की बुक के थ्रू देश विदेश की जानकारी हासिल करना है कि देश में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, तो उन लोग के लिए भी ये किताब जरूरी है। तो आप सभी लोगों के लिए किताब जरूरी है। इसको आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कक्षा 10वीं का यहाँ पर मटेरियल है। चलिए, यहाँ पर रिकॉर्डिंग हमारी बढ़िया से हो रही है, हम पढ़ना यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए, इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने आपको इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जर्नली आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। बाकी यहाँ तक का उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यहाँ पर ऐसी जानकारी वगैरह दी गई थी इसके पिछले वीडियो में कि क्या क्या पढ़ने वाले इस अध्याय में, हम क्या क्या नहीं पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय का जो मेन पार्ट है वो यहाँ से हमारा अब चालू होता है ना। यहाँ पर आपका पार्ट का आपका पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति का मतलब ये होता है कि फ्रांस जो देश है, तो फ्रांस देश था, फ्रांस देश में क्रांति छिड़ गई थी, तो वहां की क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। और राष्ट्र का विचार, पहले फ्रांस देश में राजा महाराजा लोग हुआ करते थे। राजा महाराजा लोग जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, तो वहां की जनता ने आक्रोश में आकर के, वहां की जनता ने आवेशित होकर के, आक्रोश में आकर के, वहां की जनता ने आक्रोश में आकर के, आवेशित होकर के वहां के राजा महाराजाओं को मार डाली थी, और राजा महाराजा को भगा करके एक स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना की थी। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि वहां पर अब राजा महाराजा का शासन नहीं चलेगा, बल्कि जनता का शासन चलेगा। जनता खुद चुनाव के माध्यम से वोट डाल करके अपने प्रतिनिधि राजा का चुनाव करेगी, और वो राजा 5 साल के लिए, फिर 10 साल के लिए जनता पर राज करेगा। इसलिए यहां पर फ्रांसीसी क्रांति लेकर के आई गई थी, है ना। और राष्ट्र का विचार, और राष्ट्र के बारे में जो विचार, नया विचार आया था, यहां पर आप देख सकते हो ना। यहां पर आप देखिए, राष्ट्रवाद की पहल स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में, 1789 की बात है। भारत देश कब आजाद हुआ? 1947 को आजाद हुआ, लेकिन फ्रांस कब आजाद हुआ? 1789 में ना। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। राष्ट्रवाद की पहल कब से प्रारंभ हुई? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। जो एक निरंकुश राजा था, वो जो बहुत निरंकुश का मतलब जैसा होता है कि जिस पर किसी का अंकुश ना हो, और जो अपनी मनमानी चलाता है, उसको हम बोलते हैं निरंकुश राजा। तो 1789 में फ्रांस की जितनी भी जमीन थी, पूरी जमीन, संपूर्ण भूभाग पर किसका कब्जा था? एक निरंकुश राजा का कब्जा था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, लेकिन जैसे ही फ्रांस देश में क्रांति लाई गई, तो फ्रांसीसी क्रांति से जितने भी प्रकार के राजनीतिक बदलाव हुए और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक के समूह में हस्तांतरित हो गई। फिर फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति में जो निरंकुश राजा था, उसको जनता ने मार डाली, है ना। लुई 16वां नाम था उस राजा का, आपने 9वीं क्लास में पढ़ाया था मैंने आप लोग को। जो लुई 16वां जो राजा था, है ना, उसको फ्रांस की जनता ने भैया भगा दी, मार डाली, है ना। और पूरी की पूरी जो सत्ता थी, पूरी की पूरी जो पावर थी, जनता ने उस राजा के हाथ से लेकर के जनता के हाथ में आ गई। किसके हाथ में आ गई? जनता के हाथ में आ गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। अब जो देश का निर्माण होगा, जो फ्रांस देश का निर्माण होगा, वो लोगों के द्वारा होगा, और वे ही उसकी नियति तय करेंगे कि भैया देश में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा भैया देश के लोग तय करेंगे। कोई भी आगल पागल अगलेट पगलेट राजा तय नहीं करेगा, है ना। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। शुरुआत से ही जो फ्रांस देश के लोग थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने शुरुआत से ऐसे कदम उठाए कि फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना
पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया। जैसे हम भारत देश के लोग क्या बोलते हैं कि भारत हमारी माता है, जन्मभूमि हमारी माता के समान है, उसी प्रकार फ्रांस देश वो के लोग उनकी जमीन को पितृभूमि बोलते थे कि जो हमारी पितृभूमि है, हमारे बाप दादाओं की जमीन है। और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। फ्रांस देश में एक नया झंडा तिरंगा चुना गया है ना, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। पहले जो राजा महाराजा का राष्ट्रध्वज था उसको हटाया गया और वहां पर तिरंगा झंडा लहराया गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गई, नई शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दी गए। आयात का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर हम किसी दूसरे देश से अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं, है ना, या फिर हम कहीं से कोई सामान अपने पास बुला रहे हैं तो उसको हम आयात बोलते हैं, और किसी को हम कोई सामान भेज रहे हैं तो उसको निर्यात कहते हैं, है ना। शुल्क समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता था कि देश के अंदर एक भाग से दूसरे भाग तक कुछ भी चीज ले जाने में इंसान को टैक्स देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था, लेकिन अब आंतरिक आयात निर्यात समाप्त कर दिया गया और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। किसी का वजन नापना है या फिर किसी का भार करना है तो उसकी एक समान व्यवस्था लागू की गई कि पूरे देश में इस पैमाने के आधार पर भैया कोई भी सामान नापा जाएगा और कोई भी चीज हम खरीद और बेच सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी और वही राष्ट्रभाषा बन गई। अब होता क्या है कि जो क्षेत्रीय बोलियां थी, अब हर इंसान अलग अलग भाषा में बात करेगा तो फिर एक राष्ट्र कैसे बन पाएगा, इसलिए जितनी भी क्षेत्रीय बोलियां थी वो सबको हतोत्साहित किया गया। मतलब उसको भैया बोले कि तुम क्षेत्रीय बोली में कम बात करो और फ्रेंच भाषा में बात करो। तो फ्रांस देश में फ्रेंच जैसी बोलियों पर विशेष बल दिया गया और राष्ट्र की भाषा किसे बनाया गया? फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया, राष्ट्र की भाषा बनाया गया। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। जो पूरा यूरोप था, अब फ्रांस देश तो भैया राजा महाराजा से मुक्त हो गया और अच्छे से रहने लगा, लेकिन फ्रांस देश ने एक चीज यहाँ पर और डिसाइड किया कि यूरोप में जो और भी देश है, जिन देशों पर राजा महाराजा लोग अपने जबरन में कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं और हराम की खा रहे हैं और राजा महाराजा लोग मतलब अपनी अपनी मनमानी चला रहे हैं, तो ऐसे निरंकुश राजाओं से उन देशों को हमको मुक्त करना है और वहां पर भी लोकतंत्र की स्थापना करना है। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा कि जो अन्य यूरोप के जो अन्य देश है, जिन देशों में भैया लोकतंत्र नहीं है, जिन देशों में राजा महाराजा लोग हैं, उन राजा महाराजा लोग को भगाना है और वहां पर भी जनता चुनाव लड़के खुद अपना नेता बनाएगी, वहां पर लोकतंत्र की स्थापना करना है। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जेकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। किसकी स्थापना करने लगे? जेकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, ये देश के नाम है। हॉलैंड, देखो फ्रांस की सेना सबसे पहले हॉलैंड में घुसी, फिर बेल्जियम में घुसी, फिर स्विट्जरलैंड में घुसी और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार से विदेशों में ले जाने लगी। राष्ट्रवाद के विचार का मतलब ये होता है कि जनता पर कोई भी दूसरा राजा आकर के अत्याचार नहीं करेगा, बल्कि जनता अपना नेता खुद चुनेगी और एक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्रवाद का विचार रहेगा और मातृभूमि रहेगी, राष्ट्र रहेगा और वहां पर सही तरीके से काम होगा, है ना। इसलिए राष्ट्रवाद के विचार से फ्रांसीसी सेना अन्य देशों में घुसी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले से ही आरंभ किया जा चुका था। नेपोलियन जो था, नेपोलियन बहुत अच्छा राजा था। तो नेपोलियन जो बहुत अच्छा राजा था, नेपोलियन के नियंत्रण में ऐसा विशाल क्षेत्र आया जहां उसने ऐसे सुधारों की शुरुआत पहले ही कर दी थी जो फ्रांस में आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट
अब फ्रांस में राजतंत्र फिर से वापस लाया, किसने लाया? नेपोलियन ने निसंदेह प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था, किया था। ये देखो, ये है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, है ना, ये भैया पूरा यूरोप का पूरा नक्शा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, है ना। ये मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिस, भूमध्य सागर, फिलिस्तीन, मिस्र देश, है ना। यहाँ पर नीला भाग आपका होता है ना, ग्रेट ब्रिटेन, जो ब्रिटेन है, ये फ्रांस, ये है आपका फ्रांस। हम यहाँ की बात कर रहे हैं, इतना सा है आपका फ्रांस, छोटा सा फ्रांस है। हमारे मध्य प्रदेश के 3-4 जिले मिलेंगे तो फ्रांस के बराबर बन जाएंगे। ये अंग्रेजों का साला इतना सा देश, इतने से देश ने हमारे भारत देश पर राज करा। भारत देश के लोग पेशाब भी कर देंगे तो भेजाएंगे साले यहाँ के लोग, है ना। और इस छोटे से देश ने हमारे ऊपर राज करा। और यहाँ की जो रानी है, यहाँ की रानी के जो मुकुट पर जो कोहिनूर का जो हीरा लगा है, वो इन लोगों ने हमारे भारत देश से चोर के ले गए। इतने हराम खोड़े जो अंग्रेज लोग, अब वापस कर देना चाहिए, वापस भी नहीं कर रहे हैं। तो फ्रांस देश के लोगों ने क्या बोला कि भैया जिन जो और देश है, आयरलैंड हो गया, है ना, या फिर जितने भी देश है जहाँ पर मतलब कि राजा महाराजा लोग अपना साम्राज्य बनाए हुए हैं, उन सबको हमको मुक्त कराना है वहां पर, और राष्ट्रवादी विचारधारा लेकर के आना है। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। देखो बच्चों, एक होता है राजतंत्र, एक होता है लोकतंत्र। राजतंत्र का मतलब जो होता है जहां पर राजा महाराजाओं का शासन होता है, उसको हम राजतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र का मतलब जो होता है कि जहां पर कोई राजा महाराजा नहीं होता, बल्कि जनता खुद वोट डाल के अपने नेता का चयन करती है। जैसे भारत देश में हम वोट डाल के हमने नरेंद्र मोदी को चुना, नरेंद्र मोदी क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया, है ना। तो एक प्रकार से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया। तो भारत देश में लोकतंत्र है। वही पहले भारत देश में जहाँ जिस देश में राजा महाराजा लोग होते हैं, समझ लेना कि वो राजतंत्र है। और जिस देश में राजा महाराजा लोग नहीं होते हैं, बल्कि जनता खुद वोट डाल के अपने देश का राजा 5 साल के लिए बनाती है, वहां पर क्या होता है? आपका लोकतंत्र होता है। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है ना, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। नेपोलियन ने भैया जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। उसने ये बोला कि कानून के समक्ष सब बराबर रहेंगे, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। अगर कोई इंसान गुनाह करेगा तो सजा सबको बराबर मिलेगी। और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया कि हर इंसान, जो इंसान चाहे अपनी संपत्ति रख सकता है, संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित बनाया। मच्छर साला हराम को, संपत्ति के अधिकार को क्या बनाया? सुरक्षित बनाया। इस संहिता ने फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में भी लागू किया। फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन जितने भी क्षेत्र थे वहां पर भी लागू किया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने डच में और स्विट्जरलैंड में, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। सामंती व्यवस्था का मतलब क्या होता था कि हर एक, जैसे अपना छिंदवाड़ा जिला हो गया, फिर बैतूल जिला हो गया, हर जिले में एक सामंत हुआ करता था पहले। और वो सामंत क्या करता था? जितने भी बेचारे गरीब किसान होते थे उनसे लगान वसूलता था और अपना वर्चस्व स्थापित करता था। तो ये सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिए और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। पहले भी ये जमींदार हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे, और ये जागीरदार लोग किसानों से शुल्क वसूलते थे और उन पर अत्याचार करते थे। तो जागीरदारी और भूदासत्व से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। जितने भी श्रेणी संघ होते थे वो कारीगरों पर नियंत्रण रखते थे कि ये कारीगर है, ये काम करने वाला मेरा गुलाम है ना। तो ये सब उसको हटा दिया गया और हर इंसान को स्वतंत्र कर दिया गया नेपोलियन ने। तो कितना अच्छा काम करा उसने, है ना। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसान, कारीगर और मजदूर को और नए उद्योगपतियों को नई नई आजादी चखी। सबको उसने आजाद कर दिया। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून, ये देखिए ये है ना, ये फ्रांस देश है, अंग्रेज लोग का देश है। वहां पर देखिए इस प्रकार से ऐसा होता है ना, जो अंग्रेज लोग का देश है ये, है ना। ये देखिए आप लोग यहाँ पर, है ना, ये फोटो आप लोग देख सकते हो, है ना। जे तो छीन के ऊपर ने झंडा गाड़ दिए। ये चित्र कहाँ का? चलो चित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। जर्मन चित्रकार कार्ल केस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाया गया इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा जेब
जवेवरकिन शहर पर कब्जा है, मतलब जो फ्रांस देश की जो सेना है, फ्रांस देश की जो सेना थी, उसने एक देश पर कब्जा किया, उसने एक देश पर क्या किया, कब्जा किया, है ना। तो वहां का चित्र है। अपनी नीली सफेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनको दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक किसान की गाड़ी छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं और एक किसान घुटने को टेकने पर मजबूर कर रहा है। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, हमें आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। ये फ्रांसीसी के इस दावे पर व्यंग है, जिन इलाकों में जाते थे राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। देखो, फ्रांस देश की जो सेना थी वो ये बोलती थी कि भैया राजा महाराजाओं को भगाओ, लेकिन एक चित्रकार ने बोला कि देखो यहाँ पर एक किसान से फ्रांस देश के लोग बैलगाड़ी छीन रहे हैं, कुछ लोग महिलाओं के ऊपर, महिलाओं को छेड़ रहे हैं, महिलाओं से अत्याचार कर रहे हैं, है ना, महिलाओं से क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, है ना, ऐसा। और एक इंसान यहाँ पर देखो ये वृक्षारोपण कर रहा है ना, ये मार रहा है, पीट रहे हैं फ्रांस देश के लोग, है ना। एक चित्रकार ने यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रस्तुत इसको किया है। ये क्या है, देखो, ये डाकिया, ये डाकिया यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, डाकिया का आकर आपको चित्र दिख रहा है ना, क्या लिखा है यहाँ पर, राइनलैंड का डाकिया लाइप्सिंग से आते हुए सब कुछ गवा देता है। एक राइनलैंड, राइनलैंड एक देश का नाम है, राइनलैंड एक देश है ना, राइनलैंड का डाकिया लाइप्सिंग से आते हुए सब कुछ गवा देता है। यहाँ नेपोलियन को 1813 में, जो नेपोलियन था, नेपोलियन 1813 में लाइप्सिंग की लड़ाई हारकर फ्रांस से लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। जो नेपोलियन था, नेपोलियन जो बहुत बड़ा राजा था, वो हार गया। कौन सी लड़ाई हारा वो, लाइप्सिंग की लड़ाई हार गया, हार कर फ्रांस वापस लौटते हुए डाके के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से गिरती हुई हर चिट्ठी उन भूभोग के नाम है जिन्हें हार चुका है। जी देखो, इससे जितनी भी यहाँ पर चिट्ठियां गिर रही है ना, ये उन देशों के नाम है जिनको वो हार चुका है और जिन देशों पर उसका साम्राज्य अब नहीं बचा है। ये नेपोलियन का यहाँ पर चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए ना, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी, लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और बारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। शुरुआत में भैया, शुरुआत में नेपोलियन ने जितने भी देशों को जीता था उन सबको भैया सब ने अच्छे अच्छे बोले, मगर शुरुआत में उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। फिर उत्साह कहाँ में बदल गया, दुश्मनी में बदल गया। जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे थे। हुआ क्या कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने बहुत सारे देशों को स्वतंत्र तो करवाया, लेकिन बाद में उसने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। और जब जनता को ऐसा लगने लगा कि भैया हमको फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन फ़ायदा से ज़्यादा यहाँ पर हमको नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो जब जनता को जैसे ही लगा कि हमको फ़ायदे से ज़्यादा हमको नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो जितने भी देशों पर ये नेपोलियन ने अपना अधिकार स्थापित किया था, वो सारे के सारे देश इससे छूटते गए और धीरे धीरे करके भैया वो हार गया। और हारने के बाद फिर वो वापस अपने देश लौट गया, है ना। ऐसी कंडीशन बनी थी। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, किस पर, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, कहाँ पर, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। आप देख सकते हो, अब जो पूरा यूरोप था यहाँ पर नक्शा में आप लोग देख सकते हो, ये यूरोप है ना। यूरोप अंग्रेज का हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, प्रशा हो गया, पोलैंड, ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पर देश है, इन सारे देशों में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, आगे हम इस चीज को पढ़ने वाले। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें,
अगर आप मध्य 18वीं सदी का मतलब होता है 1750 के आसपास का समय, जैसे अभी 2021 चल रहा है तो उसी प्रकार 1750 के आसपास का समय है ना। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। आज के समय बहुत सारे नए आपके देश बन चुके हैं, लेकिन अगर हम 1750 के नक्शे को देखेंगे तो वहां पर उतने सारे आपको राज्य नहीं मिलेंगे, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। जिसको आज हम जर्मनी कहते हैं, इटली कहते हैं और स्विट्जरलैंड कहते हैं, वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। उस समय वो कायम बटे थे, राजशाहियों, राजा महाराजा, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासक के स्वायत्त क्षेत्र थे। यहाँ पर राजा महाराजा लोग राज करते थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश, पूर्वी उद्योग मतलब कि साइड का है ना, पूर्वी और बीच का यूरोप जो था, यूरोप एक महाद्वीप है। पूरी पृथ्वी में 7 महाद्वीप है, महाद्वीप है ना। महाद्वीप किसको बोलते हैं? ऐसा द्वीप जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो। जैसे हमारा भारत देश एशिया में आता है, अंग्रेज लोग का जो देश है फ्रांस, वो यूरोप महाद्वीप में आता है। जो पूरी की पूरी पृथ्वी है वो 7 महाद्वीप में बटी है ना। यूरोप एक महाद्वीप है। इस यूरोप महाद्वीप के अंदर बहुत सारे देश है, उसमें से फ्रांस एक देश है ना। तो यूरोप की बात हो रही, मतलब कि ये पूरे महाद्वीप की बात हो रही है। इसके अंदर बहुत सारे देश है, इसके अंदर स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अंग्रेजों का इंग्लैंड, बहुत सारे देश है ना। यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे, है ना। और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदारी नहीं मानते थे। जिससे हम भारत देश के लोगों में हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम अपने आप को इंडियन मानते हैं, हम अपने आप को भारतीय मानते हैं ना। तो उसी प्रकार लेकिन वहां के लोग अपने आप को उस समय पर एक सामूहिक पहचान के रूप में नहीं माना करते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाति समूहों के सदस्य थे। यूरोप के जितने भी लोग थे वो कई प्रकार की विभिन्न जातियों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी एक देश है ना, पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूह को जोड़कर बना था। जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था, जो कहां पर राज करता था, जो कि हंगरी ऑस्ट्रिया पर राज करता था, वो कई प्रकार के जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहां के कुलिनबर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। कुलिनबर्ग का मतलब ऐसा, ये वो वर्ग होता है जहां पर लोग बाग बहुत राजपाट चलाते। कुलिनबर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हुआ करते थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लाम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतावली भाषी प्रांत भी शामिल थे। जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था और जो लाम्बार्डी साम्राज्य था, वहां पर भैया इतालवी भाषा बोलने वाले लोग शामिल थे। हंगरी में आधे लोग, देखो वहां पर इतने विभिन्नता वाले लोग थे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हंगरी में आधे लोग मैंग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। हंगरी देश की बात करें तो हंगरी देश में आधे लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं? मैंग्यार भाषा बोल रहा है, और आधे लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं? विभिन्न प्रकार की बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलिनबर्ग पोलिश भाषा बोलता था। जो गालिसिया जो देश है वहां पर कुलिनबर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इसको आपको याद करना, गालिसिया में कौन सी भाषा बोलते थे? कुलिनबर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। अब इतने सारे लोग रह रहे हैं कि हर इंसान की भाषा अलग अलग है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, इंसान को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो उन लोग के बीच में समानता आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। एकता किन लोगों में रहती है? जो एक ही जात वाले होते हैं या फिर जो एक ही भाषा बोलते हैं, उन लोगों में ज़्यादा एकता देखने के लिए मिलती है। लेकिन फिर भी बाद में देश बने और देश बनने के बाद फिर साथ में रहना इन लोगों ने शुरू किया। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। ये लोग सोचते थे कि हमारे देश का जो राजा है वो राजा हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, हमको सुरक्षा दे रहा है, तो राजा के प्रति जो निष्ठा होती थी उसी के आधार पर, राजा महाराजा के प्रति जो निष्ठा हुआ करती थी उसी के आधार पर ये सारे लोग आपस में बंधे हुए थे कि हमारा एक ही राजा है। उस आधार पर जब इतनी भयंकर की यहाँ पर वो थी, तो अब इनके बीच में फिर राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद का विचार कैसे उभरा? अब जो यूरोप के जो देश थे, यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का विचार और राष्ट्र राज्य का विचार किस प्रकार से उभरा, किस
तरह अब इनके अंदर राष्ट्रवादी विचार का इनके अंदर सपना जागा कि यार कि हम लोग को एक राष्ट्र के रूप में रहना चाहिए। ये विचार इन लोग के अंदर कहाँ से आया, अब हम उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि इनके अंदर एक राज्य का विचार कैसे आया। तो देखिए, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा 2.1 कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्व वर्ग था। कुलीन का मतलब जो होता है, कुछ लोग अपने आप को कई लोग वहां पर कुलीन थे, वो बोलते थे कि हम अच्छे कुल के लोग हैं, हम अच्छी जाति वाले लोग हैं, हम हाई क्लास के लोग हैं। तो पूरी की पूरी जो जमीन थी वो किसके हाथ में थी? पूरी की पूरी जमीन जो थी यूरोप में कुलीन लोगों के हाथ में चली गई थी। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। यूरोप में जितने भी लोग रहते थे वो सारे के सारे लोग एक प्रकार से एक अच्छी जीवन शैली से बंधे हुए थे और वो ये कहते थे कि हम सब लोग एक ही कुल के लोग हैं, है ना। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। गांव के इलाके में जितनी भी जायदाद हुआ करती थी उन सभी जायदाद के मालिक कौन थे? कुलीन लोग थे। और है ना, और शहरी हवेलियों के मालिक भी थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। जितने भी प्रकार के राजनीतिक कार्य है, राजनीतिक कार्य का मतलब होता है राजनीति से जुड़े हुए जितने भी कार्य है उन सब के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उच्च वर्ग मतलब हाई क्लास सोसाइटी जो होती थी उसके लिए वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। वो लोग देश की सीमाओं को नहीं देखते थे कि यार जे फ्रांस का है हम इंग्लैंड के, ऐसा नहीं। वो लोग ये देखते थे कि यार कि जो हमारे जात वाला जो हमारे कुल का है, तो उस हिसाब से वो वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े आते थे। मगर ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा सा समूह था। ये जो कुलीन वर्ग था वो बहुत शक्तिशाली तो था, उसके पास जमीन अच्छी थी, पूरी की पूरी संपत्ति उसके नाम पे थी, लेकिन ये जो समूह था एक बहुत ही छोटा समूह था। और देश की जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। कृषक का मतलब होता है खेतीबाड़ी करने वाले लोग ज्यादा हुआ करते थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। मतलब कि जो गरीब लोग की जनसंख्या ज्यादा थी और वो लोग खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन जो जितने भी कुलीन लोग थे उनकी संख्या कम थी, लेकिन वो लोग के पास पावर और पैसा ज्यादा हुआ करता था। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। जो पश्चिमी और मध्य यूरोप के जो हिस्से थे वहां पर औद्योगिक उत्पादन का मतलब जो होता है वहां पर कई तरह की फैक्ट्री डल गई। फैक्ट्री डलने के साथ साथ वहां पर बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण होने लगा, जैसे कि कपड़े बनने लगे, कई प्रकार की चीजें बनने लगी। और व्यापार का मतलब जो होता है कि वहां पर एक देश का दूसरे देश से व्यापार बढ़ गया, जिससे अब जहां पर व्यापार होगा और जहां पर फैक्ट्री डलेगी तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर शहरों का क्या होगा? विकास होगा, क्योंकि लोगों को वहां पर काम मिलना शुरू हो जाएगा। इससे क्या हुआ? शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ जिनका अस्तित्व बाजार पर टिका हुआ था। जिनका अस्तित्व कहां पर टिका हुआ था? जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिकरण मतलब जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड से आपको याद रखना है जो अंग्रेज लोग आए थे, अंग्रेज लोग कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग मतलब 1750 के बाद से आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्से में ये 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ। फ्रांस और जर्मनी में कब हुआ ये आरंभ? ये 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग, जितने भी श्रमिक मतलब कि खेती बाड़ी करने वाले जो श्रमिक वर्ग के लोग थे, है ना, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कब की बात है? मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप में इन समूहों के अधिकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटे थे। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। फिर क्या हुआ
कि भैया जितने भी जो कुलीन लोग को विशेष अधिकार प्राप्त थे उनके विशेष अधिकार छीन लिए गए, समाप्त कर दिए गए। उसके बाद जितने भी शिक्षित लोग थे, है ना, और उदारवादी मध्य वर्ग थे, उन लोग के अंदर राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हो गए। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, किसके, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। जो उदारवादी राष्ट्रवाद है उसके क्या मायने थे और वो क्या हमारे लिए मायने रखता था। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या मायने रखता था, देखो, यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में, कब की बात है, यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में, कब, 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में, 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में, 19वीं सदी का मतलब होता है 1800 से लेकर के 1900 के बीच का समय, मतलब 1800 के शुरुआत में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से जुड़े थे। किससे जुड़े थे, उदारवाद से जुड़े थे। उदारवाद, है ना, उदारवाद को हम क्या बोलते हैं ना, लेवरिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लेवर पर आधारित है, LIBER, है ना, लेबर पर आधारित, जिसका अर्थ होता है आजाद, जिसका अर्थ क्या होता है, आजाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था, देखो, नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। उदारवाद का मतलब क्या होता है बच्चों, उदारवाद का मतलब ये होता है, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना आप लोग उसको अपनी बुक में। उदारवाद का मतलब ये होता है व्यक्ति के लिए आजादी, व्यक्ति को क्या मिले, व्यक्ति को आजादी मिले और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, व्यक्ति को आजादी मिले और कानून के समक्ष हर व्यक्ति कैसा रहे, बराबर रहे। इसी को कहते हैं हम उदारवाद। उदारवाद का मतलब क्या होता है, व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम उदारवाद कहेंगे कि व्यक्ति के लिए आजादी रहे, व्यक्ति के लिए आजादी रहे और कानून के समक्ष हर व्यक्ति कैसा रहे, बराबर रहे। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, जो हर इंसान के सहमति से बनी हो, जो देश का जो राजा हो वो हर इंसान की सहमति से बना हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। जो उदारवाद था, उदारवाद ने ही बोला कि जब जैसी फ्रांसीसी क्रांति हुई तो एक को देख करके दूसरा इंसान सुधर जाता है। तो कई सारे देशों ने सोचे कि यार जब फ्रांस देश के लोगों ने अपने राजा महाराजा लोग को भगा दिए और वहां पर अच्छी सरकार की स्थापना कर दी तो हम लोग भी अपने निरंकुश शासक को समाप्त कर देंगे और पादरी वर्ग को भी समाप्त कर देंगे। पादरी वर्ग का मतलब जो होता है जो कोर्ट के जो फादर्स लोग होते हैं, है ना, वो लोग अपने मनमानी चलाया करते थे, तो उनके जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था और इसके बदले में यहाँ पर देश का संविधान लाया जाएगा, जो देश होगा वो नियम कानून से चलेगा। और संसदीय प्रतिनिधि सरकार मतलब कि हर 5 साल के लिए फिर 10 साल के लिए नेता चुना जाएगा और संसद के हिसाब से मतलब उसको वोट डाल करके हम लोग अपने राजा बनाएंगे। मतलब लोकतंत्र का पक्षधर बनना उसने शुरू किया। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। 19वीं सदी के जो उदारवादी थे वो लोग ये कहते थे कि हर इंसान को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अगर पूरी की पूरी संपत्ति अगर सरकार रख लेगी, देश रख लेगा, तो वो देश का अगर राजा गड़बड़ निकल गया तो वो अपनी मनमानी चला सकता है। इसलिए निजी संपत्ति रखने का भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। जो क्रांतिकारी सबसे पहले क्रांति फ्रांस में ही आई थी। फ्रांस में सबसे पहले क्रांति आई और वहां के राजा महाराजा लोग हटे और वहां पर लोकतंत्र बना। उसके बाद फिर अन्य देशों में क्या आई, एक प्रकार से क्रांति आई और क्रांति का निर्माण हुआ। उसके बाद फिर अन्य देशों में क्रांति आई और क्रांति का निर्माण हुआ और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था। अब फ्रांस में क्या हुआ कि देखो वहां पर फ्रांस में अब वोट डालने का अधिकार सिर्फ किसको मिला, जिस इंसान के पास पैसा था, जिस इंसान के पास संपत्ति थी, उन लोग को ही बस वोट डालने का अधिकार मिला। संपत्ति विहीन पुरुष, ऐसे लोग भी जिनके पास दौलत नहीं, जिनके पास संपत्ति नहीं है ना, संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं, जितनी भी महिला थी, जितनी भी लेडीज लोग थी, उन सभी लोगों को भैया राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया।
केवल थोड़े समय के लिए जेकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ। जब जेकोबिन आया था राज करने के लिए, उस समय बस सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार मिले थे। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः फिर भी क्या हो, फिर नेपोलियन फिर से आया और नेपोलियन फिर से राजा बन गया। और जैसे ही नेपोलियन राजा बना तो उसने फिर सीमित अधिकार लेकर के आ गया और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा दे दिया। उसने बोला कि महिलाओं के अंदर दिमाग नहीं होता, उनको उसने अवयस्क का दर्जा दे दिया, है ना। और भारत देश में भी ऐसी होता है भैया, अगर बाप के पास अगर दौलत है तो बाप की संपत्ति किस में बढ़ जाती है, लड़कों में बढ़ जाती है, और लड़कियों को कुछ नहीं दिया जाता, कि ये गलत है ना। बल्कि सबके लिए बराबर होना चाहिए, है ना। उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया गया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। क्या चलाए? विरोध आंदोलन चलाए, कि हम सबको मिलना चाहिए अपना अधिकार, और हम लोग को भी अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा देखिए, आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में थे। आर्थिक क्षेत्र का मतलब जो होता है अर्थ मतलब होता है धन। धन वाले जितने भी क्षेत्र है, कि कौन क्या बनाएगा, कौन फैक्ट्री डालेगा, कौन व्यापार कर सकेगा, कौन व्यापार नहीं करेगा, है ना। तो इन आर्थिक क्षेत्रों में उदारवाद बाजारों की मुक्ति, जितने भी उदारवाद का मतलब होता है आजाद, बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में थे। राज्य ने जितने भी नियंत्रण लगाए हैं, जितने भी टैक्स लगाए हैं, वो सब खत्म किया जाए। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। जितने भी उभरते हुए मध्य वर्ग थे, जो भैया जो गरीब थे, जो गरीब से अमीर बन रहे थे, उन लोगों की मांग थी कि हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे, बल्कि हमको अपने काम धंधे पर ध्यान देना है। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से, देखो, नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से, नेपोलियन ने जैसे प्रशासनिक कदम उठाया, से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। क्या बना? 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इसमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल की प्रणाली थी, और हर 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 39 के 39 लोग की अपनी खुद की मुद्रा थी और नापतोल की प्रणाली थी। 1833 में हेम्सबर्ग ने न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। जैसे हम लोग अगर रोड पर कार चलाते हैं तो हम लोग को रोड पर कार चलाने पर हमको टोल टैक्स देना पड़ता है। उसी प्रकार अगर किसी इंसान को भैया व्यापार करना है तो व्यापार करने के लिए कितनी जगह पर आप देख सकते हो 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था, और उनको वहां पर टैक्स पटाना पड़ता था, है ना। टैक्स पटाना पड़ता था, और आप यहां पर देख सकते हो, और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। मतलब 100 रुपए में से 5 रुपए सिर्फ टैक्स में देने में चल जाते थे। तो 11 5 55, मतलब और 11 बार टैक्स दे रहे हैं अपन, तो 11 5 55 रुपए तो उनके वैसे ही चले जा रहे थे। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। तुम जिन वस्तुओं को बेचने के लिए ले जा रहे हो उसके हिसाब से तुम पर टैक्स लगते थे। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल की व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने का समय लगता था। मसलन कपड़ों को नापने का पैमाना एले था। कपड़ों को काहे में नापते थे? एले में नापते थे, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रंट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता। मेज में कितना मिलता? 55.1 सेंटीमीटर मिलता, है ना। न्यूरेमबर्ग में 65 सेंटीमीटर मिलता और फ्राइबर्ग में 63 सेंटीमीटर मिलता। मतलब अलग अलग वहां पर पैमाने चला करते थे। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक, अभी इनके आर्थिक विकास में बाधक है ना। अब देखो यार, वो बेचारे लोग इतनी मेहनत से कपड़ा बेचने के लिए जा रहा है, और तुम उन पर जबरन में तुम उनसे पैसे वसूल रहे हो, और 5% तुम उन पर टैक्स लगा रहे हो, तो ऐसे में उनका आर्थिक विकास कहाँ से हो पाएगा? बाधक मानते हुए ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्षधर में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। मतलब कि वहां पर किसी प्रकार की बाधा ना आए, इंसान जहां चाहे वहां जाकर के व्यापार कर सके, है ना। 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जालबेराइन स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया? एक शुल्क संघ स्थापित किया गया, जोलबेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए।
इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया, है ना। अब 1834 में ये संघ इसकी स्थापना हुई, जाल बेराइल किसने से, और इसने है ना, इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। विकल्प में पूछ सकता है कि शुल्क अवरोधों को किसने समाप्त किया, तो शुल्क अवरोधों को जाल बेराइल ने समाप्त किया, है ना। और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उसे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और रेलवे लाइन भिज गई तो उससे गतिशीलता बढ़ गई, और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवादी की लहर ने मजबूत बना दिया, है ना। क्या बना दिया, मजबूत बना दिया। तो बच्चों यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट था, है ना। यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल की, भारतीय से 10th बोर्ड के चैनल की आप मेन प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर जाकर के आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप इसके और भी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी आप लोग के लिए बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अब आप लोग को भी एक बार इसकी फिर से रीडिंग मारना है, ताकि आप लोग को और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाए। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।